आज हम बात करने वाले हैं वफादारी, शक और बड़े होने की उन चिंताओं की जो दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इसे एक सवाल पर सोचिए, एक ऐसा सवाल जो किसी भी दोस्ती की नींव हिला सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी एक बहुत बड़ी उलझन में हैं। उन्हें अपने दोस्त हैग्रिड के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो बहुत ही परेशान करने वाला है। अब देखिए, हैग्रिड का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही रहा है ना। मतलब उसे बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों से हमेशा से ही एक अजीब सा लगाव था। अपनी झोपड़ी में ड्रैगन पालने से लेकर वो 3 सिरों वाला कुत्ता फ्लफी तक, याद है ना। और फिर टॉम रिडल की डायरी से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे ये अवार्ड ठीक उसी वक्त मिला था जब हैग्रिड को स्कूल से निकाला गया था। और मजे की बात यह है कि ठीक उसी के बाद हॉगवर्ट्स में वो सारे हमले भी बंद हो गए थे। तो मतलब एक तरफ तो सारे सबूत हैं जो सीधे सीधे हैग्रिड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है इन तीनों का दिल जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हैग्रिड जानबूझकर किसी की जान ले सकता है। बहुत मुश्किल सिचुएशन है ये। और इसी जानकारी के बोझ के नीचे दबकर ये तीनों दोस्त एक ऐसी बहस में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा। हरमाइनी है जो हर तरह से कोई और वजह खोजने की कोशिश कर रही है। वो बस हैग्रिड पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहती है। लेकिन रॉन, जो हमेशा की तरह प्रैक्टिकल है, वो हरमाइनी के इस उम्मीद भरी थ्योरी को एक झटके में खारिज कर देता है। और फिर हरमाइनी हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लेती है जो सबके दिमाग में घूम रहा है पर कोई बोल नहीं पा रहा। इस पर रॉन का जो जवाब था वो एकदम परफेक्ट था, ये दिखाने के लिए कि ये करना कितना मुश्किल बल्कि बेतुका होगा। जाहिर है ये सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। तो आखिर में वो तीनों एक बहुत ही मुश्किल फैसले पर पहुंचते हैं। वो तय करते हैं कि जब तक कोई और हमला नहीं होता वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो बस चुपचाप इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये बात करने की नौबत कभी आए ही ना। और फिर वक्त बीतता है। धीरे धीरे वो जो एक डर का माहौल था वो कम होने लगता है और उसकी जगह ले लेती है स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी। देखिए, दिसंबर में आखिरी हमला हुआ था। उसके बाद जनवरी, फरवरी कुछ नहीं हुआ। तनाव धीरे धीरे कम हो गया। करीब करीब 4 महीने बिना किसी हमले के निकल गए। सबको लगने लगा था कि भाई अब हमलावर ने हार मान ली है। और ऊपर से ग्रीन हाउस से भी अच्छी खबर आ रही थी। मैंड्रेक्स अब लगभग तैयार थे। मतलब जो भी लोग पथरा गए थे वो अब ठीक हो सकते थे। तो ऐसा लग रहा था कि चलो बुरा वक्त अब टल गया है। लेकिन जैसे ही ये एक टेंशन खत्म हुई, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के सामने एक नई और शायद ज्यादा रिलेटेबल मुश्किल आ खड़ी हुई। उन्हें तीसरे साल के लिए अपने सब्जेक्ट्स चुनने थे। और हरमाइनी के हिसाब से ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। और इस बात से समझ आता है कि बच्चे इस फैसले को लेके कितने प्रेशर में थे। और इस मुश्किल काम से निपटने के लिए सबने अपने अपने तरीके अपनाए। जैसे हरमाइनी, उसने तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ले लिए। दूसरी तरफ डीन थॉमस ने बस आंखें बंद की और अपनी छड़ी से लिस्ट पर कहीं भी टैप कर दिया। और बेचारा नेविल, वो तो अपने परिवार वालों की अलग अलग सलाह के बीच में ही फंस कर रह गया था। तो इस पूरी अनिश्चितता के बीच अब बारी थी हैरी की। और उसका जो फैसला था वो उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ बताता है। उसे पर्सी वीजली से कुछ सलाह भी मिली। पर्सी ने बहुत प्रैक्टिकल बातें कहीं कि भाई भविष्य के बारे में सोचो, ये सोचो कि तुम्हें आगे चलकर काम क्या करना है, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ताकत के हिसाब से सब्जेक्ट चुनो। लेकिन यहीं पर हैरी की असली प्रॉब्लम शुरू होती है। उससे लगता था कि वो सच में अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो वो है क्विडिच, और क्विडिच खेलने की स्किल का पढ़ाई वाले सब्जेक्ट से क्या लेना देना। तो आखिर में हैरी ने जो फैसला लिया वो किसी करियर प्लान या अपनी किसी खास स्किल पर आधारित नहीं था। उसने बस वही सब्जेक्ट्स चुन लिए जो रॉन ने चुने थे। और ये हमें इस कहानी की सबसे बड़ी बात पर ले आता है, प्राथमिकता। मतलब क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। हैरी के लिए अपनी ताकत पर खेलने से ज़्यादा ज़रूरी था कि उसका दोस्त उसके साथ हो। जब भविष्य के बड़े फैसले लेने हो तो अपनी ताकत और हुनर को चुनना बेहतर है या अपनी दोस्ती को। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है और ठीक उसी सुबह एक चोरी हो जाती है। एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और देखते ही देखते स्कूल का सबसे बड़ा जुनून उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना के सेंटर में है।
एक तरफ स्कूल का सबसे बड़ा खेल और दूसरी तरफ एक गहराता हुआ राज। जब ये दोनों टकराते हैं ना, तो जो कहानी बनती है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है। हर तरफ बस जोश था, उत्साह था, जीत की तैयारी जोरों पर थी। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। 2 बड़े मैच से एक शाम पहले की बात है। ग्रिफिंडोर की टीम अपने सबसे बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थी। क्विडिच, जो स्कूल का सबसे जुनूनी खेल है, उसका फाइनल मैच हफलपफ के खिलाफ था। कप्तान ओलिवर वुड की वजह से टीम का जोश एकदम हाई था और हैरी को पक्का यकीन था कि इस बार कप उनका ही है। मतलब टीम का कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर था। हर कोई बस जीत के सपने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई सालों की मेहनत और उम्मीदें आखिरकार रंग लाने वाली हैं। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सारे उत्साह को एक ही झटके में खत्म करने वाला था। जैसे ही हैरी अपने हॉस्टल की सीढ़ियों पर पहुंचा, उसका सामना हुआ एक बुरी तरह घबराए हुए नेविल लॉन्गबॉटम से। नेविल की आंखों में डर और उसकी कांपती हुई आवाज साफ बता रही थी कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। और बस यहीं से कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां बाहरी खतरा अब एक अंदरूनी साजिश बन चुका था। चोरी हुई थी, हाँ, लेकिन ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। ये एक तरह का संदेश था कि दुश्मन अब दरवाजे पर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। जब दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर सच में चौंकाने वाला था। हैरी के कमरे को किसी ने पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया था। लेकिन ये कोई गुस्से में की गई तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि बहुत ध्यान से की गई थी। ये साफ था कि चोर किसी बहुत खास चीज की तलाश में था और जब तक वो चीज उसे नहीं मिली, उसने सब कुछ खंगाल डाला। कमरा तो पूरी तरह से तहस-नहस था ही, लेकिन तभी रॉन ने एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान दिया। कपड़ों की जेबें वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। इस छोटी सी डिटेल से एक बात साफ हो गई। चोर किसी छोटी, आसानी से छिपाई जा सकने वाली चीज को ढूंढ रहा था। और पूरी छानबीन के बाद यह पता चला कि इतनी तोड़फोड़ के बाद भी कमरे से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गायब थी, रिडल की डायरी। ये एहसास होते ही हैरी का दिल बैठ गया। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी, इसमें बेहद खतरनाक राज छिपे थे और इसका गलत हाथों में पड़ना तबाही को दावत देने जैसा था। और फिर हरमाइनी के इन शब्दों ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि उनके अपने ही हाउस का कोई था। धोखा अपने ही लोगों में से किसी ने दिया था और अब शक की सुई हर उस शख्स पर थी जिसे वो अपना समझते थे। चोरी का ये शौक अभी ताज़ा ही था कि एक और रहस्य ने दस्तक दे दी। एक ऐसा रहस्य जिसने चोरी की घटना को एक नए और कहीं ज्यादा डरावने खतरे से जोड़ दिया। मैच वाले दिन सुबह मौसम तो क्विडिच के लिए बिल्कुल शानदार था, लेकिन हैरी का दिमाग खेल पर कहाँ था। नाश्ते के वक्त वो अपने आसपास बैठे हर ग्रिफिंडोर को शक की निगाह से देख रहा था। बस यही सोच रहा था कि डायरी अब किसके पास है और क्या वो इंसान ठीक इसी वक्त उसकी आंखों के सामने तो नहीं बैठा। और ठीक तभी सीढ़ियों पर हैरी को वही भयानक फुसफुसाती हुई आवाज फिर सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ और सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। इस खतरे का सामना वो बिल्कुल अकेला कर रहा था, क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त रॉन और हरमाइनी उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हैरी ने जैसे ही उस आवाज के बारे में बताया, हरमाइनी के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने अचानक चोरी हुई डायरी और इस रहस्यमयी आवाज के बीच कोई कनेक्शन देख लिया था और बिना एक पल गवाए वो लाइब्रेरी की तरफ भागी, जैसे उसे किसी बहुत बड़ी पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। तो सवाल यही उठता है ना, कि हरमाइनी आखिर क्या समझी थी? उसने ऐसा क्या जोड़ लिया था जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था? उसकी ये दौड़ सिर्फ लाइब्रेरी की तरफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सच की तरफ थी जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां पर्दे के पीछे चल रहा यह सारा ड्रामा अब सबके सामने आने वाला था। क्विडिच पिच पर जहां हजारों की भीड़ जश्न की तैयारी में थी, एक ऐसी घोषणा होने वाली थी जो इस जश्न को मातम में बदल देती। अब देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। नाश्ते पर शक, फिर सीढ़ियों पर वो डर और उसके बाद सीधा क्विडिच पिच। हैरी के मन में तो उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन उसे टीम के साथ मैदान पर उतरना ही था। ये एक तरह से तबाही की ओर बढ़ता हुआ एक काउंटडाउन था। सोचिए जरा, टीमें मैदान पर हैं, मैडम हूच ने गेंदें हवा में छोड़ दी हैं, मैच बस शुरू ही होने वाला है। तभी प्रोफेसर मैगोनागल एक बड़ा सा मेगाफोन लेकर मैदान की तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती हैं। उनका चेहरा देखकर ही हैरी का दिल डूब गया। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। और फिर मेगाफोन से गूंजती वो आवाज पूरे स्टेडियम में एक भयानक सन्नाटा फैला देती है। मैच रद्द कर दिया गया है। ये सिर्फ एक खेल का रुकना नहीं था, नहीं, ये इस बात का ऐलान था कि खतरा अब कुछ कमरों या गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब एक सार्वजनिक संकट बन चुका था। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा डर था जिसने स्कूल के सबसे बड़े इवेंट को भी रुकवा दिया? इसका जवाब उस रहस्य में छिपा है जिसकी एक कड़ी लाइब्रेरी में थी
और दूसरी उस खोई हुई डायरी में, और ये दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। एक बिल्कुल आम सा दिन था जो प्रोफेसर मैकगोनागल की इस अचानक गूंजती हुई सख्त आवाज से टूट जाता है। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक सीधा हुक्म था। और जब पता चलता है कि क्विडिच मैच भी रद्द हो गया है तो हर कोई समझ जाता है कि भाई मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। छात्रों के बीच एक बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। और फिर उसी अफरा तफरी के बीच मैकगोनागल सिर्फ 2 छात्रों को बुलाती हैं, हैरी और रॉन, और उनका रॉन को भी साथ आने के लिए कहना कि हाँ वीजली, शायद तुम्हें भी आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशारा था। वो समझ रही थी कि इस संकट में इन दोनों का साथ रहना जरूरी है। अब ये कोई मामूली नियम तोड़ने का मामला नहीं रह गया था। जैसे जैसे वो इन्फॉर्मरी के करीब पहुंचते हैं, मैकगोनागल का लहजा एकदम बदल जाता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी और उनके शब्द एक और दोहरा हमला, ये सुनते ही हैरी के पेट में जैसे गांठ सी पड़ जाती है। अंदर जो वो देखने वाले थे उसका डर असलियत से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। और फिर इन्फर्मरी का दरवाजा खुलता है और सामने एक ऐसा मंजर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अब तक जो खतरा अनजाना सा लग रहा था वो अब एक भयानक हकीकत बन चुका था। वहां 2 जिस्म पत्थर की तरह बेजान पड़े थे। पहला एक सीनियर छात्रा का था, लेकिन वो नहीं थी जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो थी अगले बिस्तर पर लेटी लड़की, उनकी अपनी दोस्त, हमेशा एक्टिव रहने वाली, सबसे होशियार हरमाइनी ग्रेंजर, जो अब एक मूर्ति की तरह खामोश और बेजान पड़ी थी। हैरी और रॉन के लिए उस पल में जैसे दुनिया ही थम गई थी। मैकगोनागल उनसे एक ऐसा सवाल पूछती हैं जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और फिर उन्हें वो अकेला सुराग दिखाती हैं जो पीछे रह गया था, एक छोटा सा गोल आईना। पर एक आईना क्यों? क्या ये कोई हथियार था या कोई चेतावनी? ये अजीब सी चीज रहस्य को और भी गहरा देती है और कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि शायद ये हमला उतना भी अचानक नहीं हुआ था जितना लग रहा है। हरमाइनी पर हुआ हमला एक टर्निंग पॉइंट था। अब स्कूल का जवाब फौरन और बहुत सख्त होना ही था। हॉगवर्ट्स, जो कभी जादू और सीखने की जगह थी, अब एक किले में तब्दील हो रहा था। लॉकडाउन शुरू हो चुका था। प्रोफेसर मैकगोनागल नए नियमों का ऐलान करती हैं और हर नियम के साथ स्टूडेंट्स की आज़ादी का एक एक टुकड़ा छिनता चला जाता है। शाम 6 बजे का कर्फ्यू, क्लास तक, अरे बाथरूम तक जाने के लिए भी टीचर का साथ जरूरी, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं। ये सिर्फ सावधानियां नहीं थीं, ये उस डर का सबूत था जिसने पूरे स्कूल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और फिर आती है सबसे भयानक खबर। कांपती हुई आवाज में मैकगोनागल एक तरह से हार मान लेती हैं। हॉगवर्ट्स बंद हो सकता है। अब कई छात्रों के लिए और खासकर हैरी के लिए ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये वो अकेला घर था जिसे उसने कभी अपना माना था, और अब उसे भी खोने का खतरा सर पर था। जैसे ही स्कूल बंद होने की खबर फैलती है, दहशत की एक लहर दौड़ जाती है, और जब डर हावी होता है तो शक अपने आप पीछे पीछे चला आता है। स्टूडेंट्स का जो एक समुदाय था वो टूटने लगता है, एक दूसरे पर उंगलियां उठने लगती हैं और हर कोई इस मुश्किल का एक आसान जवाब ढूंढने लगता है। अब इन आंकड़ों को देखिए जरा। जैसा कि ली जॉर्डन जोर जोर से कह भी रहा था, तस्वीर एकदम साफ दिखती है। स्लिदरिन को छोड़कर हर हाउस से कोई ना कोई शिकार बना है। डर के इस माहौल में ये एक तरह का सबूत बन जाता है। ये इल्जाम कि सब कुछ स्लिदरिन से ही हो रहा है, ये पक्षपात और दहशत से पैदा हुआ एक बहुत आसान नतीजा था। हैरी के लिए स्कूल बंद होने का खतरा बहुत ज्यादा पर्सनल था। इसका मतलब था डर्सली परिवार के पास वापस जाना। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और परेशान करने वाली समानता दिखती है। हैरी को एहसास होता है कि वो आज उसी स्थिति में है जिसमें कभी एक नौजवान टॉम रिडल था, जिसे एक मगल अनाथालय में वापस भेजे जाने का डर था। ये पल हैरी के मकसद को और भी साफ कर देता है। वो सिर्फ अपने स्कूल के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि रिडल के रास्ते पर जाने से बचने के लिए भी लड़ रहा था। जब बड़े लोग हालात को नहीं संभाल पा रहे तो हैरी और रॉन ने फैसला किया कि वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए खुद नियम तोड़ेंगे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उस डर और कुछ न कर पाने की लाचारी के खिलाफ एक बगावत थी। एक हताश योजना अब शक्ल ले रही थी। उनका पूरा का पूरा प्लान ग्रिड के इर्द गिर्द घूमता था। हाँ, उन्हें यकीन था कि वो बेकसूर है, लेकिन वही अकेला इंसान था जो चैम्बर के पिछली बार खुलने से जुड़ा हुआ था। उनकी दलील थोड़ी हताश थी, लेकिन थी तो ठोस। अगर उस पर उस समय इल्जाम लगाया था तो उसे जरूर पता होगा कि मॉन्स्टर या उसका दरवाजा कहाँ है। उससे बात करना ही उनका एकमात्र सुराग था। लेकिन सवाल यह था कि इस लॉकडाउन में वो हैग्रिड तक पहुंचेंगे कैसे? जवाब था एक ऐसी चीज जो हैरी को अपने पिता से विरासत में मिली थी, अदृश्यता चोगा। पिता के प्यार का वो प्रतीक अब नियम तोड़ने और सच्चाई को बाहर लाने का उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। रात में स्कूल के अंदर उनका सफर बेहद तनाव से भरा हुआ था। जो गलियारे आमतौर पर खाली होते, अब वहां टीचर्स और प्रीफेक्ट्स पहरा दे रहे थे। हर परछाई में एक खतरा था, और सबसे खतरनाक पल तो तब आया जब उनका सामना प्रोफेसर स्नैप से हुआ, जहां वो सिर्फ किस्मत से एक छींक की वजह से बच निकले।
और आखिरकार वो स्कूल के दरवाजों से बाहर निकलकर हैग्रिड की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो चोगा उतारते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। उनका दिल डर और राहत के मिले जुले एहसास से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने पर जो हुआ उसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। किसी गर्म जोशी से भरे स्वागत की जगह उनका सामना होता है एक क्रॉसबो की नोक से। उनका दोस्त हैग्रिड बुरी तरह से डरा हुआ था। उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। हैग्रिड का वो साफ दिख रहा डर उन्हें एक पल में बता देता है कि स्थिति उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। और ये हमें कहानी के एक बहुत अहम मोड़ पर ले आता है। हैग्रिड का डर तो साफ है, वो ऐसा क्या जानता है जो उसे इतना डरा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब सबसे वफादार दोस्त भी एक दूसरे पे शक करने लगें तो परछाइयों में असल में कौन छिपा है? इसका जवाब न सिर्फ चैम्बर का रहस्य खोलेगा बल्कि साहस और वफादारी के असली मतलब को भी सामने लाएगा। एक शख्स की वफादारी का इम्तिहान होता है और उस पर बनाया जाता है बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कहा जाता है कि न्याय अंधा होता है तो असल में वो किसकी सेवा कर रहा होता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए कहानी के सीन में चलते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी है और हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, कुछ होने वाला है। ये बात वहां मौजूद हर शख्स को महसूस हो रही है। जो हैग्रिड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एकदम बेचैन। उसकी नजरें बार बार खिड़कियों की तरफ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता है कि कोई आने वाला है और वो यकीनन कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आएगा। और उसकी घबराहट का लेवल देखिए। नर्वसनेस में उसके भारी भरकम हाथ से चाय की केतली ही टूट जाती है। जरा सोचिए उसके अंदर कितना कुछ चल रहा होगा कि उससे चीजें भी नहीं संभल रही। और फिर वही होता है जिसका डर था। दरवाजे पर जोर से कोई दस्तक देता है। वो इंतजार, वो डर अब दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। अब देखिए, ये कोई दोस्त या नहीं आए थे मिलने, ये एक ऑफिशियल विजिट थी। दरवाजे पर जो दो लोग खड़े थे उनके आने का मतलब ही था कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। पहले तो डंबलडोर अंदर आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो जानी पहचानी मुस्कान नहीं है, वो बेहद सीरियस हैं। और जब डंबलडोर जैसा कोई इतना गंभीर हो तो समझ जाइए कि मामला वाकई संगीन है। और उनके साथ कौन है? कॉर्नेलियस फज, जो कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि जादू मंत्री है। उसका हुलिया भी बड़ा अजीब है, बिखरे बाल, चेहरे पर टेंशन, सूट बूट तो है लेकिन सब कुछ बड़ा बेतरतीब सा। ये आदमी पावर में तो है पर घबराया हुआ भी लग रहा है। और जैसे ही हैग्रिड की नजर जादू मंत्री पर पड़ती है, बस उसका तो रंग ही उड़ जाता है। चेहरा एकदम पीला, पसीने पसीने। डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। फज भी कोई भूमिका नहीं बांधता, सीधे मुद्दे पर आता है। कहता है, देखो हैग्रिड, मामला बहुत बुरा है, हमें आना ही पड़ा, मंत्रालय को कुछ तो करना ही होगा। मतलब साफ है, सरकार पर एक्शन लेने का प्रेशर है। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक हताश कोशिश खुद को बचाने की। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। हैग्रिड फौरन डंबलडोर की तरफ देखकर गिड़गिड़ाता है, मैंने कुछ नहीं किया सर, आप तो जानते हैं मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में वो बेबसी है, वो उम्मीद है कि शायद डंबलडोर उसे बचा लेंगे। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। एक तरफ है डंबलडोर का तर्क जो भरोसे और नैतिकता पर टिका है, मुझे हैग्रिड पर पूरा विश्वास है। और दूसरी तरफ है फज की राजनीतिक मजबूरी। बात भरोसे की नहीं है, बात यह है कि हमें कुछ करते हुए दिखना होगा। इस बात पर डंबलडोर का गुस्सा देखने लायक था। कहते हैं कि उनकी नीली आंखों में एक ऐसी आग थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि सरासर अन्याय था। और फिर फज वो सच उगल ही देता है, कहता है मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोगों को दिखना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। तो मुद्दा न्याय का है ही नहीं, मुद्दा है पॉलिटिक्स का, अपनी कुर्सी बचाने का और इमेज का। तो अब क्या होता है जब राजनीति न्याय पर हावी हो जाती है? उसका नतीजा अब हमारे सामने आने वाला है। एक ऐसा फैसला जो बहुत डरावना है क्योंकि वो सच पर नहीं दबाव पर आधारित है। और तब हैग्रिड को समझ आता है कि ये सब बातें उसी के बारे में हो रही हैं। निशाना वही है। उसकी आवाज कांप जाती है जब वो पूछता है, मुझे ले जाओगे? पर कहाँ?
फौज की हिम्मत नहीं होती है हैग्रिड से नजरें मिलाने की। वो इसे हल्का दिखाने की कोशिश करता है, कहता है अरे नहीं नहीं, ये कोई सजा नहीं है हैग्रिड, बस एक एहतियात है। जैसे ही असली मुजरिम पकड़ा जाएगा तुम्हें पूरी इज्जत और माफी के साथ छोड़ देंगे। और तब हैग्रिड के मुंह से वो नाम निकलता है जो पूरी जादू की दुनिया के लिए एक खौफ का दूसरा नाम है। वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछता है, अज़्काबान तो नहीं? इस एक शब्द में उसका सारा डर छुपा हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी सीन में एक और किरदार की एंट्री होती है जो शायद इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। ठीक उसी तनाव भरे पल में दरवाजे पर एक बार फिर जोर से दस्तक होती है और इस दस्तक से कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। इस बार दरवाजे पर है लूसियस मैल्फॉय और वो अंदर आता है, चेहरे पर एक ठंडी, जानी पहचानी और संतुष्टि से भरी मुस्कान लिए। उसे देखकर ही लग रहा है कि वो ठीक वही देख रहा है जो वो देखना चाहता था। और यहाँ एक कमाल की चीज होती है। जो हैग्रिड अभी तक मंत्री के सामने डर से कांप रहा था, वो मैल्फॉय को देखते ही गुस्से से भर जाता है। वो दहाड़ता है, निकल जाओ मेरे घर से। और कहानी का अंत होता है मैल्फॉय की इस एक लाइन पर। वो फज को देखकर कहता है, अरे फज, तुम तो पहले से ही यहाँ हो। अच्छा, बहुत अच्छा। ये शब्द ये सब कुछ बदल देते हैं। अब ये सिर्फ एक मजबूर मंत्री का फैसला नहीं लगता, ये एक सोची समझी साजिश लगती है। सवाल ये उठता है कि क्या फज सिर्फ एक मोहरा था और असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था? अब तो बस खून खराबा ही होगा। मतलब ये एक भविष्यवाणी है, एक चेतावनी है जो हमें सीधा एक ऐसे मोमेंट पर ले जाती है जहां लगता है कि बस सब कुछ बिखरने ही वाला है। तो सीन खुलता है हैग्रिड की झोपड़ी में, जहां का माहौल एकदम शांत है। पर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी वहां दो बड़े पावरफुल लोग लूसियस मैल्फॉय और मंत्री फज बिना बुलाए आ धमकते हैं और बस यहीं से टकराव का स्टेज सेट हो जाता है। और मैल्फॉय के पहले शब्द सुनते ही उसके इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उसके बोलने का अंदाज, टोन घमंड और नफरत से भरा हुआ है। वो सिर्फ वहां मौजूद नहीं है, बल्कि वो अपनी बातों से आसपास की हर चीज को छोटा दिखा रहा है और खुद को पहले ही पल में एक विलन की तरह पेश कर रहा है। यहाँ पर ना दो ताकतों का टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ डंबलडोर हैं जो बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक आग है, एक छिपी हुई पावर। और दूसरी तरफ है मैल्फॉय, जिसका रवैया एकदम बेपरवाह और घमंड से भरा हुआ है। तो ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज का क्लैश है। और फिर मैल्फॉय अपने आने का असली मकसद सामने लाता है, और वो मकसद है एक दस्तावेज। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस पावर गेम का पहला और सबसे जरूरी मोहरा है। इस पूरे टकराव के सेंटर में है ये दस्तावेज, सस्पेंशन का ऑर्डर। देखिए, ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये स्कूल के गवर्नरों का ऑफिशियल ऑर्डर है। और यही चीज मैल्फॉय की चाल को एक कानूनी ताकत देती है। अब ये सिर्फ एक पर्सनल अटैक नहीं रहा, अब ये एक ऑफिशियल एक्शन बन गया है। अब देखिए, हर पावर प्ले के लिए एक ऑफिशियल वजह तो चाहिए ही होती है ना? तो मैल्फॉय की वजह क्या है? वो डंबलडोर पर इल्जाम लगाता है कि वो अपनी पकड़ खो रहे हैं। वो स्कूल में हुए हमलों का बहाना बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कदम ये तो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 12 मैल्फॉय सिर्फ एक नंबर नहीं बता रहा है, वो इस ऑर्डर के पीछे खड़ी ताकत का दिखावा कर रहा है। 12 सिग्नेचर, इसका मतलब है कि ये फैसला एक जबरदस्त मेजॉरिटी से लिया गया है और इसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन हर कोई इस फैसले से सहमत नहीं है। मंत्री फज का रिएक्शन देखिए, वो एकदम घबरा जाते हैं। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। असल में वो डंबलडोर पर डिपेंडेंट है और उनका जाना मंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और मैल्फॉय वो फज की इस घबराहट का फौरन फायदा उठाता है। उसका जवाब एकदम शांत, ठंडा और लीगली करेक्ट है। वो फज को याद दिलाता है कि देखो, इस मामले में तुम्हारी मतलब मंत्री की कोई पावर नहीं चलती। साफ है, पावर बैलेंस इस वक्त पूरी तरह से मैल्फॉय की तरफ झुका हुआ है। अभी तक तो ये पूरा टकराव पॉलिटिक्स और फॉर्मेलिटी के दायरे में चल रहा था, लेकिन अब इस खेल में इमोशंस की एंट्री होती है, और वो भी एक जोरदार दहाड़ के साथ जो उस शांत टेंशन को तोड़ देती है। ये आवाज है हैग्रिड की, एकदम सच्ची, ईमानदार और गुस्से से भरी हुई। वो मैल्फॉय की सारी फॉर्मेलिटीज को एक झटके में चीरकर सीधा मुद्दे की बात करता है। वो उस पर धमकी और ब्लैकमेल का इल्जाम लगाता है। असल में वो इस पूरे पावर प्ले के पीछे का गंदा सच सबके सामने ला रहा है।
और मैल्फॉय वो इस इल्जाम का सीधा जवाब देने के बजाय एक छिपी हुई धमकी देता है। वो जिक्र करता है अज़्काबान के गार्ड्स का, यानी जादूगरों की सबसे खौफनाक जेल के गार्ड्स, ताकि हैग्रिड को उसकी औकात याद दिलाकर चुप करा सके। इससे साफ पता चलता है कि वो किसी भी विरोध को ताकत और डर से कुचल देता है। और अब हम वापस उसी लाइन पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है। हैग्रिड का डर सिर्फ डंबलडोर के लिए नहीं है, नहीं, ये डर पूरे स्कूल के भविष्य के लिए है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कोई जादुई विरासत नहीं है। उसकी नज़र में डंबलडोर का जाना मतलब अराजकता और हिंसा को खुली दावत देना है। तो अब नज़र डालते हैं डंबलडोर के रिएक्शन पर। वो लड़ते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं। उनका जाना असल में एक हार नहीं बल्कि एक सबक है, और जाते जाते वो एक बहुत ही रहस्यमयी सुराग भी छोड़ जाते हैं। डंबलडोर का रिएक्शन कमाल का है। वो बहुत ही ग्रेसफुली, पूरी शान के साथ इस सिचुएशन को स्वीकार करते हैं। वो ये साफ कर देते हैं कि देखो, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं हटा रहा, बल्कि मैं इस प्रोसेस की इज्जत करते हुए खुद पीछे हट रहा हूँ। मतलब हार को स्वीकार करने में भी वो अपना कंट्रोल और अपनी डिग्निटी बनाए रखते हैं। और इसी मोमेंट पर डंबलडोर पावर की असली परिभाषा बताते हैं। उनके लिए असली ताकत किसी पोस्ट या टाइटल में नहीं है, बल्कि वफादारी में है, लॉयल्टी में है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैल्फॉय की कानूनी जीत को एकदम खोखला बना देता है। डंबलडोर एक तरह से कह रहे हैं कि जब तक लोग मेरे लिए वफादार हैं, मैं असल में इस स्कूल को छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं। और हाँ, जाने से ठीक पहले डंबलडोर एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक अजीब सा मैसेज छोड़ जाते हैं। ये कोई मामूली एडवाइस नहीं है, ये एक मिशन है जो वो अपनी गैर मौजूदगी में देकर जा रहे हैं। एक ऐसा क्लू जो आगे की कहानी का रास्ता दिखाने वाला है। डंबलडोर के जाने के बाद उस झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन ये शांति नहीं है, ये तो तूफान से पहले की शांति है। अब एक पावर वैक्यूम बन गया है और एक बहुत बड़ा खतरा सिर पर मंडरा रहा है। रॉन की ये बात उस डर और अनिश्चितता को बिल्कुल सही बयां करती है जो अब हवा में है। डंबलडोर सिर्फ एक हेडमास्टर नहीं थे, वो एक सिंबल थे, एक सुरक्षा कवच थे, और उनके बिना स्कूल बहुत कमजोर और असुरक्षित महसूस हो रहा है। और ये पूरा एनालिसिस हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। ये सीन सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये एक यूनिवर्सल थीम से जुड़ा है कि जब एक भरोसेमंद लीडर को हटा दिया जाता है तो उस खालीपन को, उस जगह को भरता कौन है? क्या अराजकता भरती है, या डर, या फिर कुछ और? ये सोचने वाली बात है।